Hello friends, so today our topic is electric power and heating effects of current. Or in this we will also discuss regarding power weighting. So this topic is very important and this is again carrying so many conceptual problems, or you can say reasoning problem. Okay, and this is also including numericals also. So this topic is very interesting also because after knowing this topic, you will be understanding. Yeah, you will be knowing that how your home appliances like cooler, your fan, your TV, your AC, and how they are working and how they are consuming electricity at your home, and what precaution we should take during using these devices to avoid the expensive bills. Okay, so now we have first the electric power and then the heating effects of current, and after that we will read about the power rating. So now we will discuss first the power. Okay, now the power is always taken as work done upon time. This we have discussed in the ninth class also. पावर को सिंपली अपन किस भाषा में बोलते हैं बच्चों? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना? तो अपन इसको लिख देते हैं कि कितना काम हुआ कितने समय में। क्लियर हो गया दोस्तों? अब ये पावर जो है एक जनरल कॉन्सेप्ट है, तो पावर को भी आगे जाके दो हिस्सों में रखा जाता है। कौन से हिस्से हैं वो? एक अपन बोलते हैं बच्चों मैकेनिकल पावर, और एक होती है हमारी इलेक्ट्रिकल पावर। अब पावर तो पावर है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का फंडा क्या है ये अपने को अब फोकस करना है। तो मैकेनिकल पावर में हम लोग सिंपली जो है वो मसल्स का यूज करेंगे या बाहर से किसी ताकत का यूज करेंगे, है ना, और खींचना या पुश करना इस तरह से। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर का फंडा क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर का फंडा ये है कि उसमें जो मीन्स होंगे वो बदल जाएंगे, और दैट मीन्स गोइंग टू बी टेकन इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जैसे अपन किसी चीज को उठाते हैं, अपने हाथों से उठाते हैं, तो उसमें अपन किसी बिजली का या किसी लाइट का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने मसल्स का, अपनी बॉडी का यूज कर रहे हैं। तो उसको अपन सीधा क्या बोलेंगे? हमने मसल का यूज किया, तो वो क्या हो गया? मैकेनिकल पावर जनरेट करी या फोर्स लगाई अपन ने। लेकिन एक जगह वो भी है कि जैसे अपन ने वो चीज उठाई और उसी जगह पे अगर अपन ऐसा सोचे कि जो पंखा है या कूलर का जो फैन है वो रोटेट करता है, तो उसमें क्या लग रहा है? उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। हालांकि काम वो भी हो रहा है, काम वो भी हो रहा है, मतलब कि उसको भी घूमने के लिए ताकत की जरूरत है। इसलिए वहां पे जो मायने हैं, मीन है, वो क्या हो गए दोस्तों? वो हो गए इलेक्ट्रिसिटी के तरफ से। और जब अपन ने सिंपली पुश और पुल किया और बाहर से किसी जोर वाले सोर्स का यूज किया, तो वो कहलाता है सिंपली मैकेनिकल पावर दोस्तों, ठीक है ना? तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पावर पावर ही होती है कि कितना काम कितने समय में यूज होता है, ठीक है दोस्तों? तो ये आ गया सिंपल, अपने को नाइन्थ से ही पता है। अब अपने को क्या करना है? इसको यहाँ पे लिखने के बाद हमें फोकस करना है कि इलेक्ट्रिकल पावर को क्या बोलें? इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है? तो इसको भी अपन दो तरह से लेते हैं बच्चों। क्या? एक लेते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर इसको लेते हैं अपन एनर्जी डिसिपेटेड प्रति सेकंड, ठीक है? तो एक नई चीज आ गई सामने। इलेक्ट्रिकल पावर को हमने क्या लिख दिया? या तो वर्क डन अपॉन टाइम भी चलता है, या फिर हम इसको यूज करते हैं बच्चों एज ए एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड, या टाइम। टाइम भी लिख दोगे यहाँ पे चलेगा, ठीक है ना? ये कोई गलत नहीं है, ठीक है ना? तो इसे यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारा पावर है उसको अपन वर्क डन अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं और एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड भी लिख सकते हैं। जैसे आपने इसको जरा सोचना है कि हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन देखी हुई है, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेन में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ट्रेन में ऊपर से करंट लिया जाता है, उसी करंट की वजह से वो ट्रेन जो है वो आगे बढ़ती है, एक पुल जनरेट करती है दोस्तों। तो वहां पे हम क्या नहीं कर रहे हैं? हम वहां पे जो
इनपुट ले रहे हैं दोस्तों, वो किस शक्ल में ले रहे हैं, करंट की शक्ल में। और करंट भी एक रूप है किसका, एनर्जी का ही, मतलब किसी चीज को जो है वो करंट की वजह से ही काम होता है। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप कॉन्सेप्ट किधर लगा रहे हो, दैट इज एनर्जी यूज कर रहे हो। वहां पे क्या कर रहे हो, एनर्जी यूज कर रहे हो। किस फॉर्मेट में, करंट के फॉर्मेट में। तो वहां पे क्या होगा, जो बिल आएगा, जो भी चीज होगी, वो एनर्जी डिसिपेटेड, मतलब। और ये आपको पता ही है कि वर्क से ही, वर्क और एनर्जी को क्या मानते हैं, वर्क और एनर्जी को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, या सिनोनिमस बोल दो। वर्क से एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी से वर्क पैदा होता है। जैसे आप हाथों को रगड़ेंगे तो वर्क से हाथ गर्म हो जाएंगे, ठीक हो गया। आप किसी चीज को अपने एलपीजी स्टोव के ऊपर रखोगे तो वो उबलने लग जाएगा, तो वो क्या हो गया, एनर्जी से वर्क, वर्क से एनर्जी होती है। तो एक दूसरे के ही वो पहलू है। इसीलिए क्या, कि वर्क और एनर्जी एक ही चीज होता है। इसीलिए अपन इन दोनों को का यूनिट क्या लेते हैं दोस्तों, जूल ही लेते हैं, मालूम है आपको, ठीक है ना। तो ये चीज को टेंशन नहीं लेना। तो अब अपन आ रहे हैं मेन टॉपिक पे। वो क्या हो गया कि हम लोग इलेक्ट्रिक पावर की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये हो गया वर्क डन पर यूनिट टाइम हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम इसको सिंपली फार्मूलेटिकली आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें पावर को क्या मान लेना है, पी मान लेना है। क्या मान लेना है, पी मान लेना है, ठीक है ना। अब अगर अपन उसको क्या लिख रहे हैं, अगर उसको लिख रहे हैं अपन W अपॉन टी, क्या लिख रहे हैं, W अपॉन टी, दैट इज वर्क डन पर यूनिट, दैट इज सेकेंड या टाइम, जो भी है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वर्क कर कौन रहा है, मतलब वर्क कर कौन रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये है आपकी बैटरी, ठीक है दोस्तों, और ये है आपका बल्ब, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, बल्ब जो हम लोग अभी रिसेंटली यूज करते हैं वो तो एलईडी या फिर सीएफएल बल्ब है। उसमें बच्चों एक चीज नहीं होती है, और वो होता है फिलामेंट, याद रखें, ठीक है। तो फिलामेंट के आपके लिए एक नई बात नहीं है, ये आपने देखा हुआ है कि जब आपके पास जो अभी भी वो बल्ब सर्वाइव है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो चुके हैं। पहले वाले बल्ब्स में आपने क्या देखा था, इस तरह से बल्ब दिखते थे, ये हांडी टाइप की होती थी, और उसके अंदर आपको बहुत ही सुंदर क्या दिखता था, वो फिलामेंट दिखता था, जिसको बिल्कुल बिल्कुल पतली पतली वायर से अपन ने ऐसे ऐसे करके लगा होता था वो, ठीक है दोस्तों। तो ये जो फिलामेंट है, ये क्या है, ये एक्चुअली में इस फिलामेंट का जो मेन थीम है दोस्तों, वो क्या है, वो गर्म होके क्या करता है, हीटिंग, ठीक है ना। मतलब हीटिंग की वजह से वो क्या करता है, रेड हॉट हो जाता है, और वो रोशनी बाहर फेंकने शुरू कर देता है। तो इस टाइप के जो बल्ब है, तो इसको अपन पूरी तरह से बोल सकते हैं कि वो ऊर्जा या एनर्जी या रोशनी पैदा करते हैं, किस वजह से, गर्म होने की वजह से। इसलिए इनका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो हीटिंग के ऊपर निर्भर है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको फिलामेंट बल्ब को ऐसे बोलते हैं दोस्तों, और हमेशा इसको अपन एक रेजिस्टेंस की तरह ही देखते हैं। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही है, इसलिए अपन इस बल्ब को क्या नाम दे देंगे, कि इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर है। क्योंकि रेजिस्टेंस का भी बच्चों आपको सिंबल पता है, वो कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक हो गया। सीएफएल और जो एलईडी है, उनके जो रोशनी देने के सिद्धांत है दोस्तों, वो अलग है। वो अपन सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, और जब भी अपन लोग लैब में या प्रैक्टिकल्स कहीं भी मिलेंगे अपन लोग, तो मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि अभी अपने को उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई विल टेल यू हाउ द सीएफएल एंड द एलईडीज आर वर्किंग। हेयर वी हैव टू फोकस ओवर द फिलामेंट बल्ब बिकॉज दिस इज इन आवर सिलेबस, ये हमें आना ही चाहिए। तो हमने क्या बोला कि फिलामेंट बल्ब एक ऐसा बल्ब है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर काम करता है दोस्तों, और गर्म होने पर वो लाल होता है, और उसके बाद वो रोशनी देने शुरू कर देता है। तो हम फिलामेंट बल्ब को आर रेजिस्टेंस से भी शो करते हैं, क्योंकि बेसिकली फिलामेंट बल्ब जो है वो एक रेजिस्टेंस ही मानी जाती है दोस्तों। ये आपने अपने दिमाग के साथ पेस्ट कर लिया। अब दोस्तों बल्ब, मैंने आपको पहले बोला कि बल्ब इज नॉट एन एक्टिव एलिमेंट। बल्ब क्या है, बल्ब एक पासिव एलिमेंट है। बल्ब जैसे कितना भी महंगा हो, सस्ता हो, जब तक वो दुकानदार के पास है, तो ऐसे तो वो रोशनी देता नहीं है, जब तक कि उसको आप सर्किट में नहीं जोड़ते हो। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको कि जब अपन
सर्किट से इसको जोड़ेंगे तो जो बैटरी है, बैटरी इसमें करंट चलाती है और उस करंट की वजह से ये गर्म होता है और ये हीट देना शुरू कर देता है। किसकी शक्ल में? हीट एनर्जी प्लस रोशनी भी इसमें निकलती है, लाइट एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, तो यहीं पे अपने को थीम को पकड़ना है दोस्तों और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वो थीम यहाँ से स्टार्ट हो गया कि ये बैटरी क्या कर रही है। मैंने आपको सिखाया था कि बैटरी जो है पूरे सर्किट में सबसे पहले क्या करती है दोस्तों, पूरे सर्किट में लाइट की गति से एक एनर्जी को दौड़ाती है। ठीक है ना, और उस एनर्जी का नाम अपन क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। ठीक है, वो एनर्जी कैसी एनर्जी है बच्चों? जो लाइट की गति से दौड़ती है। याद रखिएगा, लाइट की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको अपन रफली कितना मानते हैं? 3 लाख प्रति सेकेंड। मतलब लाइट की स्पीड को इनफाइनाइट स्पीड भी माना गया है, क्योंकि आज तक कोई अर्थ का कोई भी ऑब्जेक्ट उसको, या हम लोग जो है उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए हमारे लिए ये एक इनफाइनाइट स्पीड है, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये सोचिएगा कि कितनी अर्थ अपन साइड वाइज रख दें कि वो लाइट जो है उतनी अर्थ को कवर करेगी, क्योंकि जो अपना अर्थ होता है उसका जो रेडियस है वो है बच्चों 6400 किलोमीटर का। तो उसको दुगना कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 12,800 किलोमीटर का रेडियस हो गया। तो अब आप कल्पना करिएगा कि एक सेकंड में अर्थ जो है, या एक सेकंड में लाइट जो है वो कितनी अर्थ के साइज के प्लैनेट्स को क्रॉस कर सकती है। इट इज टू ब्यूटीफुल। तो इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं दोस्तों, बिल्कुल भप से फटाफट से लाइट जलती है। तो ये चीज, इसका रहस्य जो है इसी बात पे है, क्योंकि बैटरी जो है वो एक एनर्जी पैदा करती है और पूरे सर्किट में लाइट की गति से दौड़ती है वो एनर्जी। और इस एनर्जी में क्या होता है दोस्तों, इस एनर्जी में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए मजबूर कर देती है इस सर्किट में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे सर्किट में चलना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो वो इलेक्ट्रॉन चलता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, और चलते चलते बल्ब से होता हुआ वो कहाँ पहुंच जाता है? पॉजिटिव प्लेट के ऊपर। और इस तरह से इस बाहर वाले जिसने इलेक्ट्रॉन को चलने पे मजबूर किया उसको बोलते हैं दोस्तों कन्वेंशनल करंट। और और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो चले कहाँ से? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इसको बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक करंट। याद रखिएगा, सब बारीकियां हैं। जिन लोगों को 10th के बाद जो है साइंस पढ़ना है, वो उनको तो साइंटिस्ट बनना है, तो हर चीज को यहीं से बेस बना के चलें। इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक करंट। मतलब द करंट कंस्टिट्यूएंट या constituted by the electrons. Electron always move from low potential to high potential. How the conventional current move? It move from high potential to low potential. What is the speed of conventional current? It is the speed of light. What is the speed of electronic current? It is very very low. ठीक है ना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस में, बिकॉज अभी अपने पास 1 या 2 लेक्चर में ये बाइंड अप हो जाएगा, और हम फिर उसके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में आपको दूंगा, पहले आप करेंगे। और अगर आपसे नहीं बन पाएंगे तो बीच में कुछ, मेरे को मालूम है कि मैक्सिमम ऑफ यू आर एबल टू डू दैट, और आप कर भी रहे हो अभी तक, तो आप उसको कर लोगे, ताकि हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर दे। फिर एक छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे बच्चों अपन, और उसके बाद फिर अपन मैथ्स में स्विच ओवर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पे इसी चैप्टर को खत्म करने के लिए लगा हुआ हूँ, और आप भी साथ दे रहे हैं मेरा, ऐसा नहीं है। आप सब लोग अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको यह भी जो है पढ़ के चलना है आगे। तो ये सब बच्चों बेसिक नॉलेज है जो आपको नहीं छोड़ना है। आपसे कोई भी पूछे तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको क्या लगेगा, इस तरह से आपको लगेगा कि जो पावर है वो बैटरी की पावर क्या है दोस्तों। यहाँ पे पावर किसकी मानी जाएगी? बैटरी की, क्योंकि बैटरी एक्टिव एलिमेंट है, उसकी ताकत यूज हो रही है। इसलिए मैंने क्या लिखा? P = W/T। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ेंगे। तो वर्क जो है वो किस में लगा दोस्तों? वर्क लगा इलेक्ट्रॉन को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लाने में। ठीक है, तो वर्क डन कहाँ हो रहा है दोस्तों? वर्क इज डन इन मूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। हु इज डूइंग दिस वर्क? द बैटरी इज डूइंग वर्क। तो इसीलिए अब अपने को बिल्कुल ध्यान रखना है कि बैटरी के द्वारा निकाला गया काम कैसे निकलता है? बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, दैट इज, ये देखिएगा, याद है ना
दैट इज ऑलवेज इट इज टेकन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो अपन वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, बैटरी का पोटेंशियल। ये जो बैटरी का पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, पिछले लेक्चर में बताया मैंने आपको, इसी वजह से तो इलेक्ट्रॉन चला। तो दोस्तों हम इसे यहाँ से W को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी, राइट। तो अपना W को क्या लिख लिया, Q इंटू वी। तो क्यों ना अपन यहाँ भर दे दोस्तों, तो हमने यहाँ पे भर दिया Q इंटू वी, वेरी इंटरेस्टिंग। और नीचे क्या आ गया, T आ गया। समझ आ गया आपको। तो यहाँ से अपने पावर स्टार्ट किया था कि पावर किसकी यूज हो रही है दोस्तों, बैटरी की। बैटरी की पावर यूज हो रही है किस बात में, इलेक्ट्रॉन को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के तरफ ले जाने में। कौन काम कर रहा है दोस्तों, बैटरी। याद रखिएगा, बारीकियां हैं, ठीक है ना। अब वर्क कितना हुआ, वर्क हुआ क्यू चार्ज को, क्यू मतलब कि इलेक्ट्रॉन को, टेंशन नहीं लेना। ये चार्ज किसका यूज होगा अपने को यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का। अभी अपन इसको क्यू सिंबल से रख रहे हैं। तो किसको चला रहे हैं अपन, चार्ज को। कौन चला रहा है, बैटरी। तो हमने काम को किस शक्ल में फार्मूले से मैनिपुलेट कर लिया, दैट इज V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू एंड W इज इक्वल टू Q इंटू V दोस्तों। तो यहाँ से अब आपको कुछ दिखने लग गया दोस्तों, और वो ये है ब्यूटीफुल चीज, और ये है वो, ठीक है। क्या है, Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज करंट। आया ध्यान में। तो ये है दोस्तों इलेक्ट्रिकल पावर का सबसे बेसिक फार्मूला, सबसे सिंपल फार्मूला। तो ऑलवेज द पावर इज कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट। समझ आ गया। इसलिए इसको ऐसे करके अपन लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखें, पावर को, पावर का यूनिट भी आपको आता है, क्या लेते हैं अपन, वॉट, WATT, इट इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट। तो कैसे लेते हैं भला, जूल अपॉन सेकेंड। तो वॉट वन, जैसे आपसे पूछे कि ऐसे लिख ही लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है बच्चों। डिफाइन, क्वेश्चन आता है डिफाइन वन वॉट, कि एक वोट को डिफाइन करिए। तो कैसे डिफाइन करिएंगे, कि द पावर ऑफ बैटरी इज said to be 1 watt when it do a work of 1 joule in moving charge। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है ना। तो power of battery is said to be 1 watt when it do a work of 1 joule in moving a charge, that is electronic charge from क्या, low potential to high potential। आप, मैं मेरी राइटिंग पे मैं जाना, मैं जो बोल रहा हूँ उससे ढंग से लिख लेना, ठीक है ना। तो power of battery is said to be 1 watt when it do a work of 1 joule in moving a charge, that is electronic charge, from lower potential to high potential in 1, क्या लिखेंगे, सेकेंड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी लिखवाई है मैंने आपको। तो इसलिए हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया दोस्तों, पावर को हमने इन टर्म ऑफ पोटेंशियल और करंट भी लिख लिया। तो अगर अपन ऐसा लिखते हैं क्या, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, अब देखो वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको क्या लिखेंगे, वोल्ट। ये क्या है, करंट, तो इसको क्या लिखेंगे, एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो ये तो ऊपर वाला फार्मूले से अपन ने जो यूनिट बनाई वो जूल पर सेकंड थी, और पावर की यूनिट वोल्ट एम्पियर भी होगी, किसके, क्योंकि हमने डिराइव किया इसको, तो पावर को V और I की शक्ल में पाया। तो अपन 1 वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, कि पावर किसी भी बैटरी की 1 वोल्ट कब कहलाएगी, जब उसका पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट का, और वो सर्किट में कितना करंट दौड़ाएगी, 1 एम्पियर का। याद रखें, कोई भी चीज को बिल्कुल कैजुअली ना लें, बिल्कुल डीपली सोचें कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, तो तभी जाके नॉलेज होता है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, ये 1 वॉट की डेफिनेशन आ गई। क्लियर हो गया सबको। तो इस तरह से हमें ये नॉलेज सबसे पहले रखना था, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब इसको, ये जो अगला काम चलेगा दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से सीखना है अपने को।
अभी तक हम लोगों ने ये निकाल लिया दोस्तों, दैट इज P इज इक्वल टू VI, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पावर डिसिपेशन इन सीरीज सर्किट 1 2. ठीक है ना, अभी 2 ही ले लेते हैं, लेने को 3 भी ले लो, कोई इशू नहीं है. ये क्या आ गया दोस्तों, इट इज R1, दिस इज R2. ठीक है, और उसी के साथ जो है बगल में अपन किसको ले लेंगे दोस्तों, इट इज द सर्किट कनेक्टेड इन पैरेलल. कैसे भी ले लो, पैरेलल हो गया, ये हो गया, और ये आ गई तुम्हारी बैटरी. ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के रूल याद है ना. सीरीज सर्किट में क्या कांस्टेंट बना रहता है, करंट. क्या बढ़ता है, पोटेंशियल. रट लो इन चीजों को, ये आ गया. पैरेलल सर्किट में क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट करता है I1, इसको I1 ले लो, इसको I2 ले लो. ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूट करता है और क्या सेम बना रहता है, पोटेंशियल. ये रट लो, ठीक है ना. तो अभी देखो अपन जो है सबसे पहले पावर इन सीरीज की बात करेंगे. ठीक है दोस्तों, तो पावर इन सीरीज में जो है अपन P इज इक्वल टू VI से ही स्टार्ट लेंगे. अब यहाँ पे पावर इन सीरीज में जो है, ये देखिए R1 और R2 अपना जो है वो क्या है, ये पूरा सर्किट अपने को दिख रहा है. ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि पावर जो है यहाँ पे कैसे कैलकुलेट की जाए. तो हमने क्या बोला भाई कि यहाँ पे I का रोल खत्म हो जाएगा. आई का रोल क्यों खत्म हो जाएगा, रोल खत्म नहीं हो जाएगा एक्चुअली में, ऐसा होगा दोस्तों क्योंकि आई सीरीज में क्या हो जाता है, कांस्टेंट. एक बात तय हो जाती है कि आई किस चीज को ना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा. ऐसा क्यों बोलेंगे अपन, क्योंकि दोस्तों आई R1 में भी जा रहा है और आई ही R2 में जा रहा है. तो फिर एक ही चीज और बची, और वो क्या है, पोटेंशियल. ठीक है ना, तो हम पोटेंशियल की तरफ जो है वो अपना रुझान करेंगे दोस्तों. तो अपन इसको क्या लिख लेंगे, P इज इक्वल टू आई एज ए कांस्टेंट, और V से पूछेंगे. ठीक है ना, तो V से पूछने का मतलब कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है दोस्तों, वो तो एक इसमें है और एक इसमें है. तो जो पहले वाली रेजिस्टेंस है उसका पोटेंशियल कितना है दोस्तों, बोलो जल्दी. ये हो जाएगा V1 दोस्तों, और दूसरे वाली का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V2. लिख सकते हैं ऐसा. ठीक है, ये क्या किया मैंने, ये मैंने सिंपली पोटेंशियल को बांट लिया. ठीक है ना, क्योंकि V1 इसमें जाएगा, V2 इसमें जाएगा. अब V1 से पूछा भाई तुम बताओगे क्या, तुम कितने हो, बोले हाँ बताऊंगा ना. कितना आ गया, I R1, और दूसरा पूछे तेरा कितना होगा पोटेंशियल, बोले I R2 होगा. ठीक है, ऐसा क्यों लिख पाए भाई, ऐसा इसलिए लिख पाए क्योंकि हमें मालूम है कि जो करंट है वो दोनों में सेम जाएगा, लेकिन पोटेंशियल किसकी वजह से अलग होगा, इस रेजिस्टेंस की वजह से और इस रेजिस्टेंस की वजह से. ठीक है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, तो आई को अंदर ले जाइएगा, आई स्क्वायर R1 प्लस आई स्क्वायर R2. ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख लिया अपन ने. अब पावर जो है वो कितनी आ गई, इसको अपन ने लिख लिया आई स्क्वायर, और ये आ गया R1 प्लस R2. अब सबको पता है कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो जुड़ के क्या हो जाती है, एल्जेब्रिकली जोड़ दी जाती है. तो R1 और R2 का जोड़ क्या मान लेंगे दोस्तों, R मान लेंगे. समझ आया कि नहीं आया, तो ये क्या हो गया, ये हो गई पावर इन सीरीज. इतनी पावर जो है वो आपको मिलेगी. तो इसका मतलब अगर अपन ऐसा सोच रहे हैं कि अगर अपन जो है दो बल्ब लिए थे R1 और R2, उनको सीरीज में जोड़ा था, तो अगर हमें क्या पता हो, अगर हमें इन दोनों की रेजिस्टेंस पता हो दोस्तों, तो हम क्या कर लेंगे, करंट निकाल लेंगे. किससे, बैटरी के जानने से. बैटरी का वोल्टेज पता होगा तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितना पावर जनरेट हो रहा है और इसमें कितना पावर जनरेट हो रहा है. तो दोस्तों यहीं से अब हम आगे बढ़ेंगे और यहीं से जुड़ेगा अगला कॉन्सेप्ट, और वो है हीटिंग प्रोड्यूस्ड इन सीरीज. अब आपको ध्यान देना है दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि ये चीज आप कर लेते हो तो आपको हीटिंग में भी बिल्कुल आसान लगेगा. देखो हमने क्या लिखा है दोस्तों, PS मीन PS इलेक्ट्रिक पावर इन सीरीज. अब हम उसको क्या लिख देंगे, E/T. ठीक है भाई, अब ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम.
ये एनर्जी भी कौन लगा रहा है? बैटरी लगा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एनर्जी किस चीज में यूज हो रही है? ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चलाने में यूज हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस तरह से चल रहा है? अंदर चल रहा है मेटल के, और अंदर मेटल के बहुत ही मतलब जो आपकी काउंटिंग नहीं कर पाओगे आप, ऐसे नंबर में इलेक्ट्रॉन अंदर मेटल के मौजूद होते हैं दोस्तों। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन चलता है, बैटरी उसको चलाती है, उसी वक्त वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिड़ता भी है। तो वो जितनी एनर्जी बैटरी से कैरी करता है उतनी एनर्जी वो किस में ले रहा है? कोलिजन में लगा देता है। तो वहां पे वो जब वो भिड़ता है दोस्तों तो क्या पैदा होती है? हीट। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी देर के लिए सोच रहे कि मान लो वो वहां पे भिड़ने के बाद रुक जाता है तो फिर करंट रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या हो रहा है? क्योंकि बैटरी उसको कंटिन्यूसली लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चलवा रही है। तो जब वो भिड़ेगा तो उसको फिर से बैटरी मोटिवेट करती है और चलने पे, और फिर से वो एनर्जी गेन करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर भिड़ता है। तो कहने का मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो एनर्जी बैटरी लगा रही है वो उसको कहाँ वेस्ट कर रहा है दोस्तों? कोलिजन में। तो कोलिजन में कौन सी एनर्जी बन रही है? हीट। बस दिस इज द सिंपल। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी अपन कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे टीवी यूज कर लो, मोबाइल यूज कर लो, फ्रिज यूज कर लो, तो वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। तो गर्म क्यों होते हैं? यही है उसका कारण। आज समझ आया आपको कि जब तक टीवी ऑफ है तो गर्म होते देखा उसको? कभी नहीं। जैसे टीवी ऑन होता है, आधे घंटे के बाद उसके पीछे हाथ लगाओ तो वो काफी गर्म हो चुका होता है। फ्रिज पीछे से गर्म ही होता है, आपको मालूम है। तो दिस इज द मतलब कि ये चीज आपको देखने में मिल रही है कि करंट के चलने से क्या पैदा होती है? हीटिंग पैदा होती है। समझ आ गया क्यों पैदा होती है? क्योंकि करंट जो एक एनर्जी है और वो एनर्जी बदलती है किस मामले में? हीट के मामले में। तो हीट में जो एनर्जी पैदा हो रही है, जो बैटरी या कोई भी सोर्स जो एनर्जी दे रहा है, वो बेस्ड कहाँ से हो रही है? हीट में। इसलिए जो ये ई है दोस्तों, इसी का नाम पड़ जाता है हीट, क्योंकि ये एनर्जी दी बैटरी ने और कन्वर्ट काय में हो गई? हीट में। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या? पी सीरीज इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इन सीरीज अपॉन टाइम, बिकॉज हीट इज ऑल्सो एनर्जी। बस दोस्तों यहीं से टेंशन नहीं लेना है, और इस तरह से ये हमने लिख लिया हीट प्रोड्यूस इन सीरीज अपॉन टाइम, और उधर से फार्मूला चल ही रहा था कितना? आई स्क्वायर आर। इसका मतलब हम निकाल सकते हैं एच एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखो कितना ब्यूटीफुल फार्मूला है। आया समझ में? तो इस तरह से क्या हो गया कि हम लोगों ने सीरीज में पैदा हो रही हीट जो है वो निकाल ली। तो कैसे बात करी? देखो कि व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए सीरीज सर्किट। तो आपने बोल दिया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, स्क्वायर ऑफ द करंट। जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा हीट उतनी ज्यादा होगी। इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मोर रेजिस्टेंस मोर हीट, एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द सर्किट रिमेन ऑन। जितना टाइम ज्यादा यूज करोगे उतनी देरी तक जो है वो क्या बनती रहेगी? हीट बनती रहेगी दोस्तों। तो ये कितना आ गया? टाइम आ गया। ठीक है, समझ आ गया? तो इसका मतलब किसी भी सीरीज सर्किट में जो हीट इवॉल्व होती है वो क्या होती है? वो करंट के ऊपर निर्भर करती है ऐसे, उसके बाद वो रेजिस्टेंस पे निर्भर करती है, और उसके बाद टाइम पे। तो दोस्तों ये जो मैंने लिखा इसको आपको बाद में अलग से ब्रैकेट में लिख के क्या लिखना है? द वेरी इंपॉर्टेंट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसी को जो हीट हमने अभी इस तरह से फार्मूले से निकाली है, कॉन्सेप्ट से निकाली है, इसी का नाम है दोस्तों जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कैसे क्या बोलेंगे? जैसे क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपको स्टार्टिंग ऐसे लेना, या आपको कॉपी पे लिखना, आई वॉन्ट टू सी दैट। ठीक है, तो आपको लिखना है कि सिंस when the electron या when the current moves in a wire or the circuit, then electron start moving from low potential to high potential. During their motion they are going to collide मतलब collision, भिड़ना। they are going to collide with the other respective electron, or simply other electron बोल सकते हो। during this collision the heat energy is evolved, so this is called as Joule's heating लॉ। या सीधा समझ आ गया ना? हिंदी में सुनो अब कि जब भी अपन किसी सर्किट में करंट को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है
वो सर्किट में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चलते हैं और चलने के दौरान वो अपने ही दूसरे साथियों के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करते हैं, भिड़ते हैं और भिड़ने के कारण हीट पैदा होती है और इसी को बोला गया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फिर आपको, क्योंकि वो 3 नंबर का पूछा है तो ये तो आपने कॉन्सेप्ट बताया, अब आपको ये भी बताना है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ द फार्मूला इज, आप सीधे यहां से हिट कर सकते हो क्या, HS इज इक्वल टू आई स्क्र RT, ठीक है ना, कि इन अ सीरीज सर्किट द हीट इवोल्व इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम, जो मैंने यहाँ पे लिखा। तो आप इस फार्मूले को भी लिख देते हो, तो इस फार्मूले का ही नाम क्या है दोस्तों, इसी फार्मूले का नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ आ गया? तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से करना है और तभी जाके इसका काम बनेगा। तो ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किया अपन ने दोस्तों, ये किस शक्ल में किया होगा, ये हमने किया दोस्तों किसमें बोलिएगा, सीरीज फॉर्मेट में, ठीक है। अब अपन इसको करेंगे पैरेलल फॉर्मेट में। तो फिर से अपन अब पैरेलल सर्किट के बारे में पूछेंगे उससे। तो ये क्या आ गया, पहले तो फार्मूले का बेसिक फार्मूला आ गया दोस्तों, और हमने अभी बेसिकली सर्किट पहले ही समझ लिया था कैसे बनाना है। तो ये अपन मान लेंगे दोस्तों R1, ये मान लेंगे R2, और ये आ गया हमारे पास सेल, ठीक है। ये इसका वोल्टेज आ गया, यहाँ से करंट I निकला, ठीक है, और यहाँ पर ये I2 और I1 की शक्ल में आगे बढ़ा, ठीक है। अब बिल्कुल इजी है, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना कि सीरीज में क्या करना होता है और पैरेलल में क्या करना होता है। तो यहाँ ध्यान दे, हम यहाँ पे जैसे वहां पे सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट हो गया था दोस्तों, अब इस वाले सर्किट में क्या कांस्टेंट होगा आपको मालूम है क्या, पैरेलल सर्किट में हमेशा हर कंपोनेंट को सेम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो अगर V यहाँ पे है तो V ही इसको मिलेगा और V ही इसको मिलेगा। ये सारी चीजें अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे किसको नहीं डिस्टर्ब करना है, V को, क्योंकि वो यहाँ पे निर्णायक फैक्टर नहीं है, वो यहाँ पे एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं है कि वो पावर को बता पाए, क्योंकि पावर के अकॉर्डिंगली VI इसका फार्मूला है, तो V तो दोनों को कॉमन मिला। फिर दोस्तों एक ही चीज बची है और वो है I, ठीक है। अब पावर इसको अपन लिख लेंगे पैरेलल, ठीक है, और वोल्टेज आ गई। अब आता है करंट दोस्तों। तो करंट जो है वो क्या हुआ, करंट 2 हिस्से में बंटा, कैसे, I1 और I2 में। क्लियर हो गया दोस्तों? अगर ऐसे हुआ तो फिर ये ले लिया अपन ने V, ठीक है। अब पूछिएगा कि I1 कैसे निकलेगा, I1 निकलेगा ओम्स लॉ से ही। कैसे निकलेगा भला, V इज इक्वल टू IR, देन I इज इक्वल टू, बोलो, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। अब I1 है तो I1 को कैसे लिखेंगे, I1, अब V तो कांस्टेंट है तो V रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, R1, ठीक है दोस्तों। अब फिर क्या आएगा, V अपॉन R2, है ना। ये चीजें आपके लिए टफ नहीं है, बिकॉज आपने अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, तो अपने को पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। I1 कैसे निकाला, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ। V भी एक जैसा क्यों लिया, क्योंकि पैरेलल में ऐसा कॉमन रहता है। ये आ गया P पैरेलल, और इसको इंटू किया तो हो गया V स्क्वायर अपॉन R1, और ये भी क्या हो गया दोस्तों, V स्क्वायर अपॉन R2। समझ आ गया? अब देखो आगे, ये V स्क्वायर दोनों जगह कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लिया, और अंदर क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। और आपको मालूम है कि अगर अलग से अपन इसको बात करें तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे लेते हैं, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 अपॉन R2। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इस पूरे फैक्टर की जगह पे ये सिंगल फैक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। देख लो ना, ये अपने को पहले से पता है, तो क्यों ना हम इन दोनों की जगह पे ये यूज कर लें। यस, तो ये कितना आ गया, P पैरेलल इज इक्वल टू V स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन RP। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों V स्क्वायर अपॉन RP। तो ये हमने क्या किया, पैरेलल की क्या निकाल ली, बोलो, पावर डिसिपेशन, ठीक है। अब आप समझ गए हैं कि आगे भी हमें ये चीज जारी रखनी है। कैसे, ये हमने कर लिया। अब अपन आते हैं हीटिंग पे, है ना। तो हीटिंग प्रोड्यूस निकालनी है दोस्तों, हीटिंग प्रोड्यूस्ड। जो फंडे पहले यूज किए थे अभी भी वही यूज होंगे। क्या, अपन पावर को क्या यूज करेंगे, अब फिर से वही, क्या, हीट अपॉन टाइम। हीट किस में, पैरेलल में।
अब फार्मूला सामने क्या दिख रहा है, वी स्क्वायर अपॉन आर पी, और ये हमने मतलब पावर को एच अपॉन टी ले लिया और फार्मूले से इक्वेट कर दिया। ये इसके बारे में हमें पता ही यही लेना था, और इस टी को उधर ले गए दोस्तों, तो ये हो गया अपना एच पैरेलल इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर पी, और टी कहाँ चला गया, इधर आ गया। ठीक है ना। तो ये है कहानी दोस्तों कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, यहाँ पे हम लोगों ने हीट निकाल ली। तो यहाँ पे हीट किस किस बात पे निर्भर कर रही है, वोल्टेज के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट। ठीक है ना, मतलब सॉरी रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस तो हीट भी कम होगी। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका टाइम सीधे रहेगा, जितना टाइम के लिए ऑन रहेगा हीट उतनी ही बनती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है ब्यूटी की, आपको दोनों क्वेश्चंस को, दोनों चीजों को याद रखना है अच्छे से। ठीक है।